Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुखी रहें बच्चों। आज ये पोएम करेंगे एनिमल्स वॉट विथ मैन। इस कविता को करने से पहले ध्यान रखें कि बोर्ड में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं वे वैल्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं। वैल्यू समझते हो ना? लव, compassion, cooperation, kindness, honesty. These are values. Not only values, they are enduring values. इनका एक वैल्यू है, बहुत 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 दिनों तक ये आपको पे करते। एक लाइन आज याद आ रहा है, किस लेसन में पढ़े थे अपने लोग? हाँ, the 100 Races कि we often commit the wrong of evaluating others, judging others on the basis of that worldly possessions, on the basis of their looks, on the basis of their external features. No, human beings should be evaluated, should be judged on the basis of the values they practice. वैल्यू, जीवन मूल्य। तो वैल्यू ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस, वो मैं एस्ट्रे चला गया, सॉरी, रियली सॉरी, एस्ट्रे चला गया था, भटकाव का शिकार हो गया था। तो इस बार पूरी संभावना है कि आप जो पोएट्री पढ़ा है आप, तो डस्ट ऑफ स्नो से लेकर के और यह जो पोएम है एनिमल्स, निश्चित रूप से पूरी संभावना कंफ्लिक्ट हो गया। निश्चित रूप से भी मैंने बोल दिया और पूरी संभावना भी बोल दिया, गलत शब्द का बेहोशी में उपयोग हो गया। लेकिन पूरी संभावना है कि क्वेश्चन रहेगा वैल्यू ओरिएंटेड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब वैल्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस। To discuss the central idea of the poem Fahrenheit, discuss the central idea of the poem Dust of Snow, discuss the central idea of the poem The Ball Poem, discuss the central idea of the poem Animals. पूरी संभावना है कि ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा। Poetry is going to play a very significant role this year. मान लीजिए पहले। अब दूसरी बात, इस एनिमल्स पोएम को करने से पहले कुछ बातें समझें। What is it all about? What is the central? What is its central idea? What is its theme? और इसी पे आपको 120 वर्ड्स तक जाना। यहां पर फिर आपको याद दिला दूं, यह इस वीडियो से ठीक पहले जो वीडियो था नेचर ऑफ द थर्ड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, उसमें मैंने पढ़ने वाले बच्चों से एक आग्रह किया था कि आप इस आर्ट को डेवलप करो। 1 सेंटेंस उसको एक्सपैंड करो 120 वर्ड्स तक, और 120 वर्ड्स को कंट्रैक्ट करो 1 सेंटेंस तक।
फिर आप सुखी रहें। ठीक है, तो इस कविता के एनिमल्स के सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करने से पहले हिंदी में आपसे कुछ बातें बताऊं। लगेगा आपको कि एग्जैगरेशन है, अतिशयोक्ति है, बट इट्स अ रियलिटी, इट्स अ रियलिटी। आप अगर मनुष्य के अधिकांश क्रियाकलाप, उसके कृत्य कर्म का अगर सूक्ष्मता से विश्लेषण करेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मनुष्य अधिक एनिमलिस्ट, man is more animalist. Dictionary doesn't permit you to make use of the word animalist, but I have used it. ये आ गया, प्रवाह में आ गया, and everybody is free to coin a new word if it helps him or her to express the innermost desire, innermost feeling, innermost emotion of his heart. ये एनिमलिस्ट वर्ड ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन चाइल्डिश, बॉय बॉयज, गर्ल गर्लिश, तो एनिमलिस्ट हम वर्ड क्वाइन कर सकते हैं। और अब पढ़ा लिखा अगर एग्जामिनर है तो उसको खुशी होगी, और एग्जामिनर अगर गवार होगा तो ही वोंट परमिट यू, बिकॉज he won't find it in Oxford Advanced Learner Dictionary। तो है, अपने पास विकल्प है उस एनिमलिस्ट की जगह पे हम एनिमलिज्म, आपको एक विकल्प दे दिए, उसका आप उपयोग करेंगे अगर आप इसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। अभी हिंदी में बताए, घबराओ नहीं, तुम अगर बहुत बात नहीं भी समझ पाए। मैंने कहा कि अगर आप मनुष्यों के अधिकांश क्रियाकलाप का, उसके कृत्यों का, उसके कर्मों का सूक्ष्मता पूर्वक विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि मनुष्य पशुओं से अधिक पाशविक है। उसके आचरण भीतर से उसको कहा जा सकता है, मनुष्य के आचरण को, कि वह पशु तुल्य। तो अब देखो दिस पोएम, इसके सेंट्रल आइडिया को, दिस पोएम इज अ बाइटिंग सटायर, दिस पोएम इज अ बाइटिंग सटायर, अ पेनिट्रेटिंग सटायर, एक बड़ा भेदक, छेद कर देने वाला, दंशित करने वाला, काट लेने वाला। दिस पोएम इज अ बाइटिंग satire. This poem is a penetrating satire. Penetrate कर जा, भेद दे दे, हृदय को छेदता हुआ। This poem is a biting satire, is a penetrating satire. This poem is a biting satire, penetrating satire on man's cunningness, cleverness, falsedom, hypocrisy. Hypocrisy मतलब होता है छल, झूठ, पाखंड। This poem is a biting satire. This poem is a penetrating satire on man's cleverness, cunningness, falsedom, hypocrisy, complexity. कोई दो नाम चुन लो कि this poem is a biting satire or this poem is a penetrating satire on man's falsedom, complexity and hypocrisy. कोई दिक्कत? a biting satire, penetrating satire, complexity, hypocrisy. Complexity
We human beings are very complex beings. We are not simple. We are not transparent. We can conceal all our cunningness. We are so complex. So this poem is a satire, penetrating satire on man's falsehood, complexity and ambiguity. Now the second point. कि a close examination of a close scrutiny examination of most of man's action and deeds. A close examination of, a close scrutiny of most of man's actions, most of man's deeds are ample proof, are very powerful proof that we humans are more animals a close examination of, a close scrutiny of most of man's actions and deeds a close examination, a close scrutiny of man's most of man's deeds, most of man's actions is an ample proof, is किसके लिए लगा है? तो एक क्लोज एग्जामिनेशन सब्जेक्ट हुआ, a close scrutiny of most of man's deeds, most of man's actions is an ample proof, is a very powerful proof that we human beings are more animals than most of the animals. ये एनिमल्स वर्ड के बारे में एनिमलिस वर्ड के बारे में तुमको बताए, ये डिक्शनरी में नहीं है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी या क्या है उसमें भी नहीं है। तो लेकिन ये ISH इस सफिक्स का यूज हम करते हैं, गर्ल इज बॉय, बॉय इज ग्रीन, ग्रीन इज तो एनिमल, पार्श्विक पशु तुल्य आराम से कर सकते हैं। एनिमल नहीं करना चाहें, आपको डर लगे तो हम एनिमलिज्म, आवर डिक्शनरीज परमिटेड एनिमलिज्म, पार्श्विकता, पशु के समान आचरण, पार्श्विक एनिमलिज्म। तो एक close examination, a close scrutiny of most of man's deeds and actions reveal that we humans can show, we human beings possess more animalism than most of the animals. Yes. Second point, close examinations of most of our actions, behaviors, deeds reveal that we possess, we can show more हम अधिक पार्श्विक हैं। सच्चाई यही है, बहुत पशुओं की तुलना। The third point is, आप सेंट्रल आइडिया 120 वर्ड्स तक जा रहे हैं कि the only difference between human beings and animals, the only difference between humans and animals is, the only difference is
ह्यूमंस के लिए वर्ब नहीं लेंगे। इससे पहले बताए ए क्लोज एग्जामिनेशन is an ample proof, is a powerful proof. So the only difference between human beings and the only difference between men and animals, the only difference between humans and animals is that we human beings can conceive. We human beings can hide all our cunningness, all our meanness, all our hypocrisy, all our falsehood. The only difference between humans and animals is that we human beings can conceal, can hide all our falsehood, all our hypocrisy, all our cunningness, all our cleverness. Otherwise, नहीं तो animals are more human. Animals are more human. H-U-M-A-N-E. Animals are more human than most of the men. पशु अधिक मानवीय हैं. You can see an aura of, an air of stillness, calmness, coolness around animals. They are more human than most of us. So the poet says that he feels at home with animals than human beings whom he finds fake and false. So the poets, वह पहली बात आपको क्या बताया कि एक बाइटिंग सटायर है, एक पेनिट्रेटिंग सटायर। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया कि अगर आप मानवीय क्रियाकलाप का एक क्लोज एग्जामिनेशन करें तो आपको लगेगा कि मनुष्य अधिक पाशविक है, अधिक पशु तुल्य है अनेक पशुओं की तुलना में। और हम मनुष्यों की एक ही खासियत है कि वी कैन कंसीव ऑल आवर सिंस, वी कैन कंसील ऑल आवर falsehood, वी कैन कंसील ऑल आवर cunningness अंडर द शाइनिंग वेल, चमकता हुआ आवरण। हम अपने प्रत्येक छद्म को, झूठ को, बेईमानी को, नीचता को बड़ा शाइनिंग वेल, एक चमकता हुआ आवरण, इससे हम ढक दे। We can conceal all our cunningness under the veil. We can conceal all our cunningness, falsehood, hypocrisy in the name of great ideas, in the name of great ideals, great thoughts, बड़ी बड़ी बातों का मुलम्मा देकर हम उसको ढक देते। So the poet says that he feels at home with animals than humans whom he finds fake and false, complicated, hypocrite, पाखंडी पाता है। वह पशुओं के सानिध्य में बड़ा अपने को एट होम फील करता है, सहज अनुभव। अब जब आप ये फर्स्ट, अभी तक मैंने जितनी, अभी जो मैंने आपको बताया उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स आर फॉल्स, फेक, कॉम्प्लेक्स, great hypocrite. So the poet doesn't want to live with them. He says that he feels at home with animals than human beings whom he finds fake and false. आपके बुक में पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मिल गया। फोर्थ पॉइंट ये बताए कि why does the poet say that he
finds himself at home with animals. पहला क्वेश्चन है इस, और ये बुक में पोएम के ठीक पहले लिखा हुआ है। अब हम लोग देखें स्मॉट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्कवर्ड बाय द पोएट बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ये सेकेंड पॉइंट, द डिफरेंसेस नोटिस्ड बाय द पोएट बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो द मोस्ट striking difference noticed by the poet between humans and animals is the most striking difference noticed by the poet between human beings, between humans, between men and animals is that animals are often calm, placid, calm, self-complacent, आत्मतुष्ट। किताब में एक फ्रेज आया है, वो मुझे अभी नहीं याद है, self-complacent. Animals are often calm, cool, self-complacent. They are never in a hurry. They are never tense. They are never dissatisfied. They are never unhappy. The most striking difference noticed by the poet between animals and human beings is that animals are always placid, self-complacent, never in a hurry, never tense. On the other hand, on the contrary, human beings are always in a hurry, tense, dissatisfied, always under the mania of accumulating more and more worldly possessions. This poem also exposes one very important point. This poem exposes, पहली पंक्ति जो कहा मैंने कि this poem is a biting or penetrating satire on man's cunningness, cleverness, false turn, hypocrisy, complexity. When this poem, उसके बाद लिखना कि this poem exposes the fire of man's unbridled passion, man's unbridled lust, man's unbridled desire for worldly possession. This poem exposes the fire of man's unbridled passion, man's unbridled lust, man's unbridled desire for worldly possession. So men are always restless, irritated, in a hurry, they look tense, they are mad after wealth, they are never satisfied with their present lot. They are never, animals live in the present, but we human beings dwell either in the past or in the future. We are never in the present. We are never satisfied with our present lot. This is the most striking difference noticed by the poet. राजीव भैया को एकदम परेशान कर दिए, वो अभी हैंडल कर मॉनिटर कर रहे हैं। गर्मी बहुत है दोस्तों, और किसी भी व्यक्ति को इतनी लंबी अवधि तक लगातार मोनोलॉग एकालाप करते हुए सुनना बहुत थका देने वाला काम है। इसलिए सॉरी बोलता हूं, चलेगा। ये
आज इतना ही, लेकिन अभी एक दो बात आई कि जैसे तुमने एक बात देखा, अभी हमने कहा कि दिस पोएम एक्सपोजेस द फायर ऑफ मैन्स अनब्रिडल्ड डिजायर, अनब्रिडल्ड लस्ट, अनब्रिडल्ड पैशन, बेलगाम वासना, बेलगाम लालसा, अनियंत्रित लालसा, बेलगाम, ब्रिडल घोड़े की लगाम को कहते हैं, या फिर अनब्रिडल्ड, उसको अनावृत कर देता है। मनुष्य अपने को नग्न पाता है, फील कर सकता है कि मैं वास्तव में हम मनुष्य नहीं, वो फायर वर्ड में तुमको कुछ बता देता। अपने आंसर में जब आप स्किप करते हो एक लेसन में, दूसरे लेसन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हो, तो जो काबिल परीक्षक होंगे, पढ़े लिखे एग्जाम में, उनको खुशी होगी। खतरा है, और सब लोग आज की तारीख में पढ़े लिखे हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। उपयोग करो, अरे बहुत होगा, करो जैसे अभी किए। इस पोएम में किसका उपयोग कर लिया आपने? फायर एंड आइस का आपने उपयोग कर लिया। द ब्लैक एरोप्लेन में आपने किसका उपयोग कर लिया था? तो लेंचो के अनसेकेबल फेथ का उपयोग कर लिया था आपने। वीडियो देखेंगे, जब आप मिस्ट्री ऑफ ब्लैक एरोप्लेन की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि अ ग्रेट बिलीवर लाइक लेंचो, अ ग्रेट डिवोटी लाइक लेंचो may say that the pilot of the old Dakota must have been saved by God and his machine. But a rational mind, but a man of scientific temperament won't believe it, won't accept it. He will give a different explanation, a different interpretation. He will say that usually we human beings start hallucinating. हम क्या क्या सोचने लगते हैं, वो अनाप शनाप hallucination से जोड़ेगा। Man of scientific temperament, he will start hallucinating under great stress, under great fear. ठीक है, करेंगे, कंटिन्यू करेगा। एक बार देख लेना, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। सुखी रहे।